हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। साथियों, एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है आप सभी के लिए। देखिए, डेली करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते आज 2000 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं। शुरुआत जब किया गया था तब इतनी उम्मीद नहीं थी कि 2000 एपिसोड तक चलेगा ये एपिसोड। 2000 एपिसोड मतलब समझ लो 2000 दिन तो आपका डेली करंट अफेयर अपलोड हुआ है सिर्फ और सिर्फ। तो आज 2000वां ये एपिसोड है और लकीली इस बार मैं अभी घर आया हुआ हूँ तो इसलिए डिजिटल बोर्ड पर सामने नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज आपको पूरा मजा आने वाला है, पूरा करंट अफेयर अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार फिर से आप सभी को 2000 एपिसोड कंप्लीट होने की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बिना आपके ये संभव नहीं था। अगर आप लोग सपोर्ट ना दिखाते तो मैं क्यों बनाता, है ना। तो आप लोग भी इस जर्नी से जुड़े रहे, इसके लिए आपको भी बधाई। सबसे पहले रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर से, फिर बढ़ेंगे आज की तरफ। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 132 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा केरल में दोस्तों सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम मनाया गया। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो जो है विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। और भारत में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार एडिसन नेपियो को नियुक्त किया है। और वहीं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एतना बोनमती को। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि IEEFA और एम्बर इन दोनों के द्वारा मिलकर के इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की गई और इस मामले में भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी राज्य बनकर आया कर्नाटक और गुजरात। इसके अलावा मेदांता गुरुग्राम जो है हॉस्पिटल, ये लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल बनकर उभरा। 21वां आयरिश फिल्म और टेलीविजन अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सिलियन मर्फी को मिला है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ और क्विज दी जाती है, तो आप फ्री पीडीएफ और फ्री क्विज प्राप्त कर सकते हो। तो आप जाइएगा जरूर और एमजेटी ऐप पर सॉल्व जरूर करना। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड मलेरिया डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है मलेरिया डे। मलेरिया रोग के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है इसके प्रति बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखो वाकई में ना, जैसे कुछ रोग होते हैं अवेयरनेस के लिए तो लगभग लगभग सभी का दिवस मनाया जाता है, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके प्रति अगर अवेयरनेस फैलाई जाए तो एक्चुअल में उसका इम्पैक्ट दिखता है। जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, ये सब अगर हम लोग अपने समाज में अपने आसपास की चीजों को कुछ कुछ चीजों का अगर सुधार कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। क्योंकि डेंगू और मलेरिया जैसे रोग जो है मच्छरों के कारण ज्यादा होते हैं, तो अगर हम लोग आसपास अपने मच्छर पनपने ना दें तो इनसे बचा जा सकता है। तो यही अवेयरनेस फैलाई जाती है मलेरिया रोग दिवस के अवसर पर। जैसे मलेरिया की रोकथाम कैसे की जाए, इसका नियंत्रण कैसे किया जाए और निरंतर कैसे इससे बचा रहने के लिए क्या उपाय किए जाएं। इस बार की थीम है इंटेंसिफाई द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। सन 2007 में WHO ने यह घोषणा किया कि अब से विश्व भर में मनाया जाएगा विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया रोग दोस्तों जो है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ध्यान रखिएगा, इस मच्छर के काटने से ये फैलता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन क्या ये मच्छरों से होता है? नहीं, ये एक्चुअली में प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो उससे संक्रमित अगर कोई मच्छर है तो वो मच्छर अगर जाकर के काटेगा किसी को तब वो उसे मलेरिया होगा। और वही मच्छर जो है ये एक जगह से दूसरी जगह तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में फैलाता है मलेरिया रोग। ठीक है ना। चलिए, और वहीं डेंगू की अगर बात करें तो जैसे ये मादा एनाफ्लीज मच्छर है, डेंगू के केस में मादा एंडीज एजिप्टी मच्छर होगा। ध्यान रहे, काटने का काम हमेशा से ही फीमेल करती आई हैं, जबकि चिल्लाने का काम हमेशा मेल करते आए हुए हैं। यहाँ मच्छरों की बात हो रही है। आगे यहाँ पर कुछ प्रमुख दिवस हैं अप्रैल महीने का, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो 1 अप्रैल को दोस्तों RBI स्थापना दिवस मनाया गया, साथ ही साथ ओडिशा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। 1 से 7 अप्रैल अंधता निवारण सप्ताह मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष का उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस, 14 अप्रैल को ही विश्व क्वांटम दिवस, 14 अप्रैल को ही अंबेडकर दिवस, 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। वहीं 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। इसके अलावा 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। क्लियर है ना? सबकी थीम राइट साइड में लिखी हुई है, जहां जहां थीम इंपॉर्टेंट है उसको आप याद कर सकते हैं। आगे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया की एक फर्म है, एक कंपनी है उसके द्वारा, उसमें बताया गया है कि दुनिया में सबसे महंगा पासपोर्ट किसका है, सबसे सस्ता पासपोर्ट किसका है। तो बेसिकली यहाँ पर दुनिया का सबसे चीपेस्ट पासपोर्ट निकल करके आया है यूएई, और सेकेंड स्थान पर भारत का पासपोर्ट बताया गया है। यानी सेकेंड चीपेस्ट पासपोर्ट जो है वो भारत का है, और यूएई जो है ये चीपेस्ट इन द वर्ल्ड है पासपोर्ट के मामले में। चीपेस्ट का मतलब सबसे सस्ता। यहाँ पर 5 साल की वैलिडिटी के लिए 17.7 यूएस डॉलर लगते हैं यूएई का पासपोर्ट बनवाने में। वहीं भारत का पासपोर्ट बनवाने में अगर बात करें तो 10 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट लगभग 18.07 डॉलर में बन जाता है। वहीं मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा पासपोर्ट है, इसको बनाने में लगभग 218 डॉलर के आसपास में लगता है चार्ज। ठीक है, 10 साल की वैलिडिटी के लिए। तो यूएई का पासपोर्ट सबसे सस्ता है। अच्छा, इसको किसने जारी किया रिपोर्ट? तो ऑस्ट्रेलिया की एक फर्म है कंपेयर द मार्केट एयू। तो कंपेयर द मार्केट एयू के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। वैसे पासपोर्ट की बात आई है तो आपको पता होगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ये बताया गया था कि भारत के पास आज के टाइम पर 62 देशों का वीजा मुक्त यात्रा है, यानी कि वीजा फ्री एक्सेस है। वीजा फ्री एक्सेस क्या होता है, इसको मैंने आपको बताया है कई बार। देखो, पासपोर्ट जो होता है वो उस देश का, जिस देश का वो नागरिक है, उस देश की गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है कि चलो आप अगर दूसरे देश में जाना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट लो और दूसरे देश में जा सकते हो। लेकिन वीजा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको जिस देश में जाना होता है ना, उस देश से परमिशन लेनी होती है, जो डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ती है वो होता है वीजा। यानी आप जिस देश में जा रहे हो उनसे डॉक्यूमेंट जो मांगोगे कि हम आ रहे हैं, हमें आप अप्रूवल दे दो, वो होता है वीजा। तो ऐसे में 62 देश ऐसे हैं जो भारत के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एक्सेस किए हुए हैं कि आपको हमारे देशों में आने के लिए वीजा नहीं बनवाना पड़ेगा, मतलब कोई डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है, आओ चाहे जब। तो हेनले ने 62 देशों की वीजा फ्री यात्रा के साथ भारत को रैंकिंग पर रखा है 85वें स्थान पर। ठीक है ना? तो भारत आज के टाइम पर 85वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, फरवरी और जनवरी 2 महीनों में लगातार हेनले ने रिपोर्ट जारी की। जनवरी में 80वें पर बताया, फरवरी में घटा करके 85वें पर कर दी भारत की रैंक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और रैंकिंग है जहां पर देख लेते हैं भारत की क्या क्या स्थिति है। जैसे विश्व साइबर क्राइम रिपोर्ट आई थी इंडेक्स, उसमें 10वें स्थान पर भारत आ गया है। हुरून की ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे पर है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी में पहले पर है। ईआईयू की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में हम लोग 51वें पर हैं। खुशहाली सूचकांक और शांति सूचकांक में 126वें पर है। अगला, हाल ही में 34वें खिहलंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो 34वां खिहलंग महोत्सव दोस्तों अभी मेघालय में आयोजित किया गया। मेघालय में ये खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। देखो, मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया 3 हिल्स हैं, 3 पहाड़ियां हैं, और वहां पर ये पहाड़ियां उनकी जनजातियों के नाम पर नाम रखा गया है। गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया। ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ गारो, खासी और जयंतिया हिल्स कहाँ पर है, या फिर गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो आप बताइएगा मेघालय में। तो उसी में जो खासी जनजाति है ना, उनका ये बहुत ही पवित्र पर्व होता है, सेंग खिहलंग महोत्सव। तो सेंग खिहलंग महोत्सव पवित्र कार्यक्रम ये अभी मनाया गया वहां पर, कहां पर? मेघालय के वाहिया जेर में। उत्तर पूर्वी भारत की खासी और जयंतीय पहाड़ियों में ये खासी लोग पाए जाते हैं। पहले कुछ महोत्सव देख लेते हैं, फिर मेघालय के बारे में बात करते हैं। अभी त्रिशूर पूरम के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था, केरल में मनाया जाता है। इसके अलावा 7 शक्तिपीठों में शक्ति नाम का महोत्सव आयोजित हुआ। गणगौर उत्सव राजस्थान में होता है। उगादी, गुड़ी पड़वा, ये सभी अभी चैत्र के प्रथम दिन के अवसर पर मनाया गया। उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक वगैरह में मनाया गया। शिग्मोत्सव गोवा में, गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में मनाया गया। देखो, जो उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य है ना, उनके जो महोत्सव होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों के
या कहें पूर्वोत्तर राज्यों के जो महोत्सव, उनको ज्यादा याद रखिएगा। मेघालय आप देखोगे तो यहाँ पर है मेघालय, एक ऐसा राज्य है मेघालय जो सिर्फ और सिर्फ असम राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है, बाकी बांग्लादेश से अपना बॉर्डर लगाता है। तो मतलब भारतीय राज्य में केवल असम राज्य से अपना बॉर्डर लगाता है। ऐसे ही सिक्किम है जो केवल और केवल पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर लगाता है भारतीय राज्यों में, बाकी इधर 3 देशों से ये अपना बॉर्डर लगाता है, चीन, नेपाल और भूटान से। ठीक है, फिलहाल मेघालय की बात करेंगे, शिलोंग इसकी राजधानी होती है। कॉनराड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी के यहाँ के सीएम है। फागू चौहान गवर्नर हैं। चेरापूंजी जो है ये चर्चित स्थल है, यहाँ पर आप जानते हो चेरापूंजी और मानिसराम ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थान है। मेघालय में जिलों की संख्या 11 है, यहाँ पर एक लिख उठा है 11 यहाँ पर जिलों की संख्या है। 60 विधानसभा में सीटें हैं, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की और परिचालित की? तो CSIR ने दोस्तों अभी हाल ही में नई दिल्ली में अपने ही हेडक्वार्टर में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है और इसका परिचालन शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए अर्थ डे सेलिब्रेशन पर यह किया गया है। 22 अप्रैल को एक्चुअली में अर्थ डे होता है, हालांकि ये 23 अप्रैल को उद्घाटन इसका किया गया। 1.5 डिग्री सेल्सियस देखिए क्लाइमेट क्लॉक यहाँ पर लिखा गया है। तो ये भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक है जो CSIR के हेडक्वार्टर में अभी ये स्थापित की गई रफी मार्ग पर। ठीक है, अच्छा, इसका अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव जो रहे हैं, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन के निर्देशक हैं डॉक्टर शैलेश नायक, इन्होंने इसका उद्घाटन भी किया। CSIR की बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी और एन कलाई सेल्वी जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला, हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नाम की पुस्तक का विमोचन किया? तो हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा जो है पुस्तक, ये PS श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक है। PS श्रीधरन पिल्लई आप सबको पता होना चाहिए, गोवा के ये गवर्नर हैं। ये पुस्तकें लिखा करते हैं अक्सर, ये बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक नई पुस्तक लिखी है, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा या हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। तो इस पुस्तक में इन्होंने बेसिकली गोवा में पक्षियों की विविधता के बारे में बताया है, साथ ही साथ गोवा जो है वहाँ पर पक्षी कैसे माइग्रेट होकर के आते हैं। ठीक है, प्रवासी पक्षी आते हैं कैसे, तो ये सब के बारे में उन्होंने बताया है। इनकी और पुस्तकों की बात करें तो अभी इन्होंने रिसेंटली 3 पुस्तकें लॉन्च की थी, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स और अंत्यप्रिय कप्ताकाल। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही अभी जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम की पुस्तक लॉन्च की थी और अभी ये 5वीं पुस्तक लॉन्च की है। ठीक है ना, चलिए, गोवा के गवर्नर हैं ये। अगला, कुछ और पुस्तकें जो पिछले दिनों में आई उनका रिवीजन करेंगे, जैसे जस्ट ए मर्सनरी, ये दुद्दुवरी सुब्बा राव जो RBI के गवर्नर हैं पूर्व, तो इन्होंने लिखी। नाइफ नाम की पुस्तक, ये सलमान रुश्दी की पुस्तक थी। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने लिखा। आई कैन कोच, ये सिद्धार्थ राजशेखर ने लिखा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा की पुस्तक है। ये देखो ये चर्चे में भी हैं अभी। ठीक है, सैम पित्रोदा, और इनकी ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार आपको बताया है, अभी ये विवादों में भी हैं, तो नाम इनसे पूछा जा सकता है इनकी पुस्तक का। गोटाबाया राजपक्षे द कॉन्स्पिरेसी नाम की पुस्तक लिखे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। साथियों, MJT ऐप जो है ना, इसको इंस्टॉल करके रखिए और जिनको जिनको पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। जिनको जिनको भी पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई ई बुक खरीद रहे हो या कोई कोर्स ले रहे हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पेमेंट का दूसरा मेथड बताया जाएगा, वहां से आप पेमेंट कर पाओगे। अभी पेमेंट गेटवे का अभी रिव्यू में है, उसमें प्रोसेस चल रहा है, तो जब वो फाइनल हो जाएगा तब वहां से ऐप से भी आप पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो इस नंबर पर सभी लोग व्हाट्सएप करें, एक जरूरी सूचना है, उसको ध्यान में रखकर चलिए। अगला, अप्रैल 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाया? तो देखिए यहाँ पर अवगाजगिरी है कोटक महिंद्रा बैंक पर। पेटीएम पेमेंट बैंक तो डूब गया, अब कोटक महिंद्रा बैंक की बारी है। यहाँ पर RBI ने नए ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आपको याद हो, ठीक ऐसे ही RBI ने पेटीएम पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि ये प्रतिबंध लगाते हैं जब तो नोटिस भी जारी करते हैं कि सुधर जाओ, अगर उस टाइम सुधार हो जाता है तब आगे एक्शन नहीं लिया जाता है। यही अगर सुधार पेटीएम कर लिया होता तो पेटीएम पर एक्शन नहीं लिया जाता पूरी तरीके से बैन करने का, लेकिन पेटीएम ने इग्नोर किया, इसके बाद RBI ने एक्शन लिया था। यहाँ पर अब देखना होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक क्या करता है। अभी इसको फिलहाल डिजिटली रूप से नए कस्टमर को ऐड करने और कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
डिजिटली रूप से नए कस्टमर ऐड करने का मतलब क्या? इसका मतलब जैसे कि देखिए बहुत सारी बैंकों का एप्लीकेशन होता है, अब तो लगभग सारी बैंकों का एप्लीकेशन होता है, तो लोग अब ऑनलाइन ही अकाउंट्स खुलवा रहे हैं, खुलने का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप वीडियो केवाईसी वगैरह या घर से बैठे आप अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। लगभग सभी बैंकें अभी शुरू कर चुकी हैं। तो ऐसे में जो कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है कि आप भी हैसल फ्री तरीके से घर बैठे अपना अकाउंट खोल सकते हो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब आप जा करके वहां फिजिकली अगर ओपन कराना चाहते हो तो वो अकाउंट खुल सकेगा अभी भी। दूसरी बात, अभी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन वगैरह पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है जैसे पेटीएम पर लगाया गया था। ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो 1985 में स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। उदय कोटक इसके अध्यक्ष हैं और दीपक गुप्ता एमडी और सीईओ हैं। इसके आईटी सिस्टम्स पर कमियों के कारण इस पर बैन लगाया गया है। 2023 और 22 में एक कुछ चीजें देखने को मिली थी, तो इसलिए इस पर लगा है बैन। अगला, हाल ही में भारत की शीर्ष टेबल टेनिस स्टार कौन बनी? तो भारत की नंबर 1 टेबल टेनिस स्टार दोस्तों बन गई हैं श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ने मनिका बत्रा को पीछे कर दिया है। मनिका बत्रा बहुत ही फेमस नाम है, आप सब जानते हो। ये मनिका बत्रा है और ये श्रीजा अकुला है। मनिका बत्रा काफी लंबे समय से टॉप पर चल रही थी, भारत की ये टॉप टेबल टेनिस प्लेयर थी, लेकिन अब इनको श्रीजा अकुला ने पीछे कर दिया है। तो नंबर 1 रैंकिंग हासिल हो गई श्रीजा अकुला का। ये विश्व रैंकिंग में 38वें स्थान पर है और भारत में नंबर 1 रैंकिंग पर है। ठीक है ना। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग की सर्वोच्च कैरियर की सर्वोच्च अपनी रैंकिंग में पहुंच चुकी हैं ये 38वें पर, और भारत में ये टॉप पर आ गई हैं। अभी जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था तो उसमें मिक्स इवेंट में जीती थी। इसके अलावा 2 बार की ये राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुकी हैं। ओके। अगला, हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप शुरू हुआ? तो अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 ये स्टार्ट हो चुका है संघाई में, चाइना में। चाइना के शहर संघाई में आर्चरी वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और इसको हुंडई जो कंपनी है वो स्पॉन्सर कर रही है, यानी कि टाइटल स्पॉन्सर है हुंडई। ठीक है। जैसे आप आईपीएल में नहीं सुनते हो कि टाटा आईपीएल, तो इसका मतलब टाइटल स्पॉन्सर टाटा हुआ। ऐसे ही तीरंदाजी विश्व कप के पहले नाम लिया जा रहा हुंडई का, तो मतलब ये टाइटल स्पॉन्सर हुआ। तो चीन के संघाई शहर में ये शुरू हुआ है। 23 अप्रैल से शुरू हुआ है और कहा जा रहा है कि ये लगभग 4 चरण में होगा, तो ये 20 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है। तो काफी लंबा ये गैप आपको दिख रहा होगा, लेकिन कई स्टेजेस में होगा। तो विश्व तीरंदाजी जो संगठन है उसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी सर्किट का ये 18वां संस्करण है जो आयोजित होने जा रहा है। इसमें भारत ने भी 16 सदस्यीय अपनी टीम भेजी हुई है, जिसमें 8 मेल हैं 8 फीमेल हैं। ठीक है। चीन से रिलेटेड रिवीजन पॉइंट है, जैसे 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में यहाँ पर होगा। 2027 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी ये करेगा। तीरंदाजी विश्व कप का तो शुरू कर चुका है और एक ही बार में चार्ज होकर 50 साल तक चलने वाली एक अनोखी बैटरी बनाया है चाइना ने। आइंस्टीन प्रोब इसने लॉन्च किया। डोंग जून रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए। ये कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जो रिसेंटली आए थे चर्चे में। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व टीकाकरण सप्ताह वैसे तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको करेक्शन करना चाहिए। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है टीकाकरण सप्ताह। ठीक है ना, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। लेकिन इस बार कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इस बार 24 से 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ठीक है। वैसे लास्ट वीक जो होगा वो होगा यही 24 से 30 अप्रैल, लेकिन 24 से 30 अप्रैल कहना से ज्यादा बेटर होगा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल कहना। ठीक है। तो ये याद रखना, हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह को टीकाकरण के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। टीकाकरण का बड़ा महत्व होता है। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप देखते हो जैसे अभी कोरोना आया था, उस टाइम पर टीकाकरण का महत्व आप सबने देखा। तो ऐसे में ये फैलाने के लिए। अच्छा, वैसे भारत में कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है ना, पूछा जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? एज फार एज हम्बली पॉसिबल वैक्सीनेशन फॉर ऑल। 2012 से विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा ये मनाया जा रहा है। अगला, हाल ही में भारतीय मनोविश्लेषक के जनक कहे जाने वाले सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया। किस वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है? तो दोस्तों सुधीर कक्कड़ जो है ये फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस कहलाते हैं और इनका अभी निधन हो गया है। 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये थे सुधीर कक्कड़। तो ये भारत के मनोविश्लेषक के जनक कहलाते हैं। तो इनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की हुई 20 से ज्यादा। इसके अलावा फिक्शन, नॉन फिक्शन, इसके अलावा इन्होंने मनोविश्लेषण की जटिलताओं को भी काफी अच्छे से समझा, लोगों को भी समझाया।
और अपने आप को फादर ऑफ इंडियन साइकोएनालिसिस की उपाधि भी प्राप्त करी। इनका अभी निधन हुआ है। क्लियर है? तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। घर आया हुआ हूं तो 2 दिन अभी आपको ऐसे फॉर्मेट में वीडियो मिलेगी। उसके बाद दोबारा से जब वापस पहुंचूंगा ऑफिस में तो स्टूडियो से आपको क्लासेस मिलेंगी। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उपरोक्त सभी रहेगा। पद्म भूषण, असम वैभव रत्न, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पद्म विभूषण सबसे सम्मानित किया जा चुका है। सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में टॉप पर कौन है? अमेरिका है। भारत चौथा सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करता है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है 1959 में भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अलावा 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। इसके अलावा अगर आप हमारी बुक वगैरह ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑर्डर कर सकते हो। टेलीग्राम पर आप इसकी पीडीएफ पा जाओगे तो पीडीएफ टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। एमजेटी एजुकेशन सर्च करना है जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।